Hello everyone, this is Anuj and today I'm going to discuss an important regulatory update uh, and this is an amendment under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, namely Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Professionals Second Amendment Regulation 2025। तो जो आज हमारी डिस्कशन होने वाली है वो आईपी रेगुलेशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की जो रेगुलेशंस हैं उसके अंदर कुछ एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है आईबीबीआई के द्वारा एंड वो जो अमेंडमेंट है दैट इज वेरी मच क्रूशियल बिकॉज इट्स गोइंग टू अफेक्ट इंटायर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स शो थिंक नाउ दिस अमेंडमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इवन मोर टू डिस्कस। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो अमेंडमेंट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया नॉर्मली सीआरपी रेगुलेशंस में लेकर के आती है और ये जो रेगुलेशंस में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है वो 20th ऑफ नवंबर 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दिस इज द डेट ऑफ द अमेंडमेंट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Professional Second Amendment Regulation 2025। तो यहाँ पे सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन क्यों कहा जा रहा है बिकॉज इन द ईयर ऑफ 2025 हमारा जो 2025 है अब जल्द ही पूरा होने वाला है और इट्स ऑल टू गो कह सकते हैं कि कंप्लीट होने की फेज पे है। दिसंबर मंथ में हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एंड तो इसमें अभी तक कह सकते हैं कि टोटल जो अमेंडमेंट किया गया है इस ईयर वो दो अमेंडमेंट लाया गया था, टू अमेंडमेंट्स हैं और अभी जो हम लोग अमेंडमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आईबीबीआई की सेकंड अमेंडमेंट है जो कि आईपी रेगुलेशंस में लाया गया है। आईपी रेगुलेशन में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस में लाया गया है और फर्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है एंड दैट इज ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो यू कैन जस्ट चेक आउट फ्रॉम देयर। तो ये हमारा जो सेकंड अमेंडमेंट है उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे एंड व्हाई दिस अमेंडमेंट बिकम सो इम्पोर्टेंट। तो ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है वेयर एक्ट की गैजेट की जो लैंग्वेज है इसको हम लोग देखेंगे बट बिफोर रीडिंग दिस हम लोग एक सिंपल प्रेजेंटेशन से इस रेगुलेशन को कवर करेंगे देन वी विल चेक आउट कि ये बेसिकली रेगुलेशन है क्या। तो हम लोग पहले जनरल चीज़ों को समझ लेते हैं कि अ, क्यों इस रेगुलेशन को लाया गया, क्या पर्पस था। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग हमारी एक जो टीम ने प्रेजेंटेशन बनाई है उससे कवर करते हैं। तो होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो ये है ये जो आईपी सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 20th ऑफ नवंबर 2025 को। 20 नवंबर 2025 को ये अमेंडमेंट को लाया जाता है और इसको जो ऑफिशियल गैजेट है इंडिया का उसमें पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। एंड ये जो अमेंडमेंट है इट ब्रिंग्स सिग्निफिकेंट चेंजेस अफेक्टिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स especially relating to the number of assignments they can handle and certain ethical compliances को लेकर के। तो ये जो अमेंडमेंट है वो बेसिकली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कितने असाइनमेंट्स एक साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं क्या, उन कितने असाइनमेंट्स साइमल्टेनियसली दे कैन कैरी ऑन। तो उसके ऊपर ए अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली इसमें दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये जो आज की हमारी डिस्कशन होने वाले हैं वो किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट होने हैं। तो एक तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सीएस एंड लॉ स्टूडेंट्स उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सीएस के लिए तो स्पेशली इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सीएस की फाइनल प्रोग्राम में एक ओपन बुक है जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड है। तो सीएस प्रोफेशनल के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता। दूसरा लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एंड जो एडवोकेट हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड सेकंड ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन सीआरपी एंड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। जो सीआरपी
और लिक्विडेशन से डील कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ओवरऑल गाइस, जो आज की हमारी डिस्कशन है वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो आईबीसी की क्षेत्र में हैं और सीएस लॉ स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग इस अमेंडमेंट के ऊपर बहुत ही डिटेल और जनरल तरीके से बात करेंगे ताकि सभी को समझ में आएगा। उसके बाद जो हमारा वेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास आती है कि ये जो अमेंडमेंट है इंट्रोड्यूस किसने किया। तो आपको पता है कि आईबीसी जो है हमारा, उसके अंदर जितने भी रेगुलेशंस हैं उस रेगुलेशंस के ऊपर जो अमेंडमेंट इशू करने का काम है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है। सिंस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और सेक्शन 196 जो है आईबीसी का, वो एक वाइड रेंज ऑफ पावर देती है किसको, आईबीबीआई को, सर्कुलर इशू करने को लेकर के, अमेंडमेंट इन रेगुलेशंस को लेकर के, एंड बहुत सारे पावर है, बहुत वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन जो 196 है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि सेक्शन 196 ऑफ आईबीसी यदि नहीं देखें तो एक बार आप इसे चेक जरूर कीजिए। यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी कि आईबीबीआई की क्या पावर है, ठीक है। रीड विद सेक्शन 207 एंड 208, आप इसे भी देखें। रीड विद सेक्शन 240 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो इंटायर दी सेक्शंस जो है आईबीबीआई को कहीं ना कहीं एक पावर देने के काम करती है, ठीक है। तो हम लोग इसे देख सकते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, कि आप यदि चेक करना है तो चाहें तो इन सारे सेक्शन को चेक कर सकते हैं जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। द अमेंडमेंट मॉडिफाइज आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन। ये जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है आईपी रेगुलेशन में, इसके बाद जो हमारा आईपी रेगुलेशन है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो जस्ट अ जनरल डिस्कशन। थर्ड नंबर जो है कि ओवर व्यू ऑफ की चेंजेस, जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसके वजह से क्या क्या चेंजेस आया है। तो सेकेंड अमेंडमेंट की वजह से जो आईपी रेगुलेशन है उसमें जो चेंजेस आए हैं, न्यू रेगुलेशन एक तो इंसर्ट किया गया है आफ्टर रेगुलेशन 7A, न्यू रेगुलेशन 7B इंट्रोड्यूस किया गया है डीलिंग विद द नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। होप कि ये आपको विजुअल होगा। तो 7B जो रेगुलेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मीन्स एड ऑन किया गया है आफ्टर रेगुलेशन 7A। और ये जो रेगुलेशन है बेसिकली डील्स किस चीज़ से करती है, असाइनमेंट को लेकर के, कि जो आईपी है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कितने असाइनमेंट साइमल्टेनियसली वो क्या कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ही रेगुलेशन को एड ऑन किया गया है। अमेंडमेंट टू क्लॉज 6, जो आईपी रेगुलेशंस हैं उसकी क्लॉज 6 में भी अमेंडमेंट किया गया है। और ये जो क्लॉज 6 किसका है, द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। जैसे कि आपको पता है कि आईपी के लिए सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस के अंदर दिया गया है, जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स शैल अधेयर टू फॉलो द ऑल कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी क्लॉज 6 में चेंजेस लाया गया है। थर्ड वन जो है डिलीट किया गया है, क्लैरिफिकेशन टू द क्लॉज 22, ठीक है, ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में एक जो रेगुलेशन है 22, उसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन दिया गया था, उस क्लैरिफिकेशन को डिलीट कर दी गई है, ठीक है। तो ये तमाम जो चेंजेस हैं उसको इंट्रोड्यूस किया गया है आईबीबीआई की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशंस के थ्रू, ठीक। होप हमारे को पता चल गया कि अमेंडमेंट की क्या इफेक्ट हुआ है आईपी रेगुलेशन के ऊपर, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज चेंजेस। सभी चेंजेस को हम लोग वन बाई वन कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रेगुलेशन 7B को इंट्रोड्यूस किया गया है इसको हम लोग कवर करेंगे कि ये 7B बेसिकली है क्या। तो एक न्यू रेगुलेशन इंसर्ट की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7B के तहत एक नया रेगुलेशन को लाया गया है आफ्टर रेगुलेशन 7A, एंड this regulation apply to the insolvency professional who is not an insolvency professional entity। ये जो अमेंडमेंट है वो किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हु इज नॉट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी।
हमें यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि आप लोग अवेयर हैं कि जो आईपी हैं कौन कौन हो सकता है। इंडिविजुअल पर्सन है, वो भी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, और वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट आईबीसी की कोई भी कह सकते हो कि किसी भी तरीके से किसी भी कैपेसिटी में किया जा सकता है। They can appointed as IRP interim resolution professional liquidator, bankruptcy trustee। इन तमाम कैपेसिटी में एक इंडिविजुअल आईपी को अपॉइंट किया जा सकता है। बेसिकली जब आईबीसी आया था उस वक्त प्रोविजन यही था कि एक इंडिविजुअल आईपी को इन तमाम कैपेसिटी में असाइनमेंट्स दी जा सकती है। लेटर ऑन क्या किया गया कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की जो रेगुलेशंस हैं उसमें चेंजेस लाया गया, और रेगुलेशन में ये चेंजेस लेकर के आया गया कि जो आईपी एंटिटी होती है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी, जिसका ऑब्जेक्ट ही होता है इंसॉल्वेंसी सर्विसेज को प्रोवाइड करना, जो आईपी हैं उनको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो जो आईपी एंटिटी को भी ऑथोराइज कर दिया गया कि एक आईपी एंटिटी कैन बी रजिस्टर्ड एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एंड IPE entity can also take assignments in the capacity of IRP, RP, liquidator और bankruptcy trustee. So things are very clear कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो आईपी है वो भी किसी भी कैपेसिटी में आईबीसी के अंदर काम कर सकता है, और आईपीई एंटिटी भी अपने नाम पे कोई भी असाइनमेंट्स ले सकता है इन एनी कैपेसिटी एज IRP, RP और लिक्विडेटर। ठीक है, तो हमारा जो रेगुलेशन 7B है दैट इज completely applicable only to the insolvency professionals who is individual natural persons, not to the artificial person, और जो आईपीई एंटिटी है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चीज आपको क्लियरली समझने की आवश्यकता है। ठीक है, आईपीई एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, असाइनमेंट की जो कैप है इंडिविजुअल आईपी के ऊपर एप्लीकेबल है। नाउ मैक्सिमम असाइनमेंट की लिमिट क्या होने वाली है। ठीक है, सेकंड नंबर जो हमारा है कि मैक्सिमम असाइनमेंट लिमिट क्या होने वाली है। तो अंडर रेगुलेशन 7B इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल नॉट हैव मोर देन 10 असाइनमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टेकन टुगेदर। एक चीज ध्यान से आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो रेगुलेशन 7B है वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। रिस्ट्रिक्शन ए है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो हैं एट अ टाइम मोर देन 7 असाइनमेंट्स नहीं रख सकते। आप एक समय पे मैक्सिमम जो असाइनमेंट्स कर सकते हो किस कैपेसिटी में, एज IRP, RP और लिक्विडेटर। ठीक है, ए असाइनमेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि ये इंडिविजुअल आईपी के लिए अगेन हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि 7B जो इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज ओनली फॉर द इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, नॉट फॉर द आईपी एंटिटी। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल आईपी जो है एट अ टाइम कह सकते हो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल not have a more than 10 assignment at any point of time। ठीक है, टेकन टुगेदर। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है कि आपके पास जो मैक्सिमम असाइनमेंट्स होंगे 10 असाइनमेंट्स होंगे। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, दिस मीन्स द टोटल नंबर ऑफ ऑन गोइंग असाइनमेंट अक्रॉस CRP एंड लिक्विडेशन कैन नॉट एक्सीड 10। वेरी मच क्लियर। थर्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑन लार्ज वैल्यू केसेस। भैया ये क्या बात है, लार्ज वैल्यू केसेस क्या आ गया, तो इसे भी हम लोग देखते हैं। आउट ऑफ 10 असाइनमेंट्स, जो हमारा 10 असाइनमेंट्स होने वाली है, टोटल जो असाइनमेंट्स हैं हमारे क्या है, 10 है। टोटल 10 असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, इस 10 असाइनमेंट्स में नॉट मोर देन 3 असाइनमेंट्स कैन बी सच वेयर, इसमें से 3 असाइनमेंट्स, ठीक है, नॉट मोर देन 3 असाइनमेंट्स। ठीक है, 3 असाइनमेंट्स जो होंगी जिसकी एडमिटेड क्लेम एक्सीड्स करेगी 100 करोड़, 100,000 करोड़। ठीक है, की क्लेम होगी। ठीक है, 10 में से केवल 3 ही ऐसे असाइनमेंट्स होगी रख सकते हो आप जो कि हाई वैल्यू क्लेम्स की असाइनमेंट्स होगी। उसमें जो मैक्सिमम एडमिटेड क्लेम हो सकती है वो अप टू कह सकते हो कि कितने, 100 करोड़। एडमिटेड क्लेम्स एक्सीड्स 100 करोड़।
ठीक है, जिसमें 1,000 करोड़ से ज्यादा के क्लेम वाले केस आप 3 ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग 7 है, ठीक है, 3 तो हो गया और रिमेनिंग 7 असाइनमेंट्स जो होगा अदर हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे है कि 1,000 करोड़ से ज्यादा की जो एडमिटेड क्लेम वाली केस है वो आपके पास 3 होनी चाहिए, और रिमेनिंग में आप छोटे छोटे केसेस ले सकते हैं। पर्पस यही है कि जो आईपी है उनको ओवरबर्डन नहीं किया जाए, वो उनके उतने ही असाइनमेंट्स दिया जाए जितना कि वो स्मूथली चीजों को कर सकें। तो इसको क्या है, दिस रिस्ट्रिक्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ लार्ज केसेस विद सिंगल आईपी। बड़े बड़े केसेस एक ही आईपी के पास ना आ जाए। ठीक है, सभी मतलब अलग अलग आईपी के पास बड़े असाइनमेंट्स हो ताकि चीज़ों को इजीली रिजॉल्व किया जा सके। इंश्योर एफिशिएंसी, फोकस एंड क्वालिटी हैंडलिंग ऑफ द हाई स्टेक इन सॉल्वेंसी मैटर्स। तो देखो है क्या कि रेस्ट्रिक्शन यही लगाया गया है कि हाई वैल्यू जो केसेस हैं जिसकी क्लेम्स एक्सीड्स करती है 1,000 करोड़, वो एक इंडिविजुअल आईपी 3 असाइनमेंट्स ले सकते हैं, और रिमेनिंग जो 7 बच गया वो छोटे केसेस होंगे। ठीक है, नाउ जो हमारा प्रोवाइजो टू एग्जिस्टिंग असाइनमेंट प्रोटेक्टेड, पॉइंट नंबर 6 है, उसको भी हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है? Proviso to existing assignment protected. The regulation contain an important proviso often called grandfathering provisions. ठीक है, if insolvency professional was already holding assignments in excess of the prescribed limit on the date of commencement of these amended regulations, then such IP shall not accept any new assignment until the number of ongoing assignments fall below the प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो इसको ग्रैंड फैदरिंग प्रोविजंस कहा जा सकता है। सोचने वाली बात है कि चलो ठीक है, अमेंडमेंट जब इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बाद जो असाइनमेंट्स होंगे 10 से ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं हम लोग होल्ड करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो असाइनमेंट्स हम 3 ही रखेंगे जिसकी क्लेम वैल्यू 1,000 करोड़ से ज़्यादा की है। बट वोट इफ यदि एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस अमेंडमेंट किसी आईपी के पास मोर देन 10 असाइनमेंट्स हैं, और हाई वैल्यू स्टेक जो स्टेक्स वाली मैटर हैं वो भी 3 से ज़्यादा हैं, तो उस केस में क्या होगा, क्या उस आईपी के ऊपर ये प्रोविजन किस तरीके से अफेक्ट करेगा? तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि वो आईपी न्यू असाइनमेंट्स को नहीं लेंगे जब तक कि वो असाइनमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। ठीक है, सिंपली इस रेगुलेशन से यही चीज इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो ऑलरेडी होल्डिंग असाइनमेंट्स इन एक्सेस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। ठीक है, जो लिमिट है उससे ज़्यादा है, तो एज ऑन डेट ऑफ अमेंडमेंट देन क्या होता है, सच आईपी शैल नॉट एक्सेप्ट न्यू असाइनमेंट, नए असाइनमेंट्स वो नहीं लेंगे until the number of ongoing assignments falls below the prescribed limits। 10 से जब तक कम नहीं आएगा तब तक वो नए असाइनमेंट्स नहीं लेंगे। Importantly, there is no automatic removal of from existing cases। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आईपी को ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा ऑनगोइंग असाइनमेंट्स इन केस यदि उनके असाइनमेंट्स 10 से ज़्यादा होती है, तो दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, बट फ्यूचर असाइनमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, जो फ्यूचर में असाइनमेंट्स आएंगे वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे। ठीक है, एज पर द लिमिट्स होंगे। 7 नंबर पॉइंट क्या है? अमेंडमेंट टू कोड ऑफ कंडक्ट क्लॉज 6 जो है उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है? तो द अमेंडमेंट ऑल्सो मॉडिफाई क्लॉज 6 ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट गिव गिवन इन फर्स्ट शेड्यूल जो हमारा है उसके अंदर। अर्लियर पोजीशन क्या था? सर्टेन एक्शंस रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ द आईबीबीआई। क्लॉज 6 में कुछ एक एक्शंस थे जिसके लिए आईबीबीआई की क्या अप्रूवल की जरूरत हुआ करता था। अर्लियर प्रोविजन ये था कि यदि आप वो एक्शंस को कैरी ऑन करते हो तो आपको आईबीबीआई की अप्रूवल लेने की जरूरत है। ठीक है, बट नाउ व्हाट हैपन, amended position हो गया। नाउ such actions require prior approval of adjudicating authority। adjudicating authority कौन है जी? तो एनसीएलटी से हमारे को वो परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे भी वो एक्शंस आती हैं। ठीक है, अब वो एक्शंस कौन है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेगुलेशन 6 को रेफर करना पड़ेगा। दिस चेंजेस क्या होता है? इनहेंस जुडिशियल ओवरसाइट। ऑब्वियसली पहले रेगुलेटर से हमारे को परमिशन लेना पड़ता था, बट नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर दैट वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द एनसीएलटी इंस्टेड ऑफ आईबीपीआई। ठीक है,
पॉइंट नंबर 8 है, उसको हम लोग देखेंगे। डिलीट किया गया है क्लैरिफिकेशन टू क्लॉज 22nd। द अमेंडमेंट omit the clarification attached to clause 22nd of code of conduct. This reflects simplification of ethical provisions, greater reliance on the core principle of integrity, independence and professional conduct. Point number 8 जो है, आप रेगुलेशन 22nd को रेफर कीजिए, वहाँ से आपको वो चीज़ें क्लियर पता चलेगा। मैं इस छोटी सी वीडियो में तो वो नहीं आप यहाँ पे शेयर कर सकता, बट यस, यू कैन जस्ट चेक आउट क्लोज 22nd ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। पॉइंट नंबर 9 क्या है, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑफ द अमेंडमेंट। ये जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है उसको उसकी क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मस्ट मॉनिटर एंड मैनेज द असाइनमेंट लिमिट केयरफुली। ठीक है, आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा। आईपी में प्रीफर फॉर्मिंग और ज्वाइनिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी। यदि किसी के पास मोर देन 10 असाइनमेंट्स हैं तो इट्स बेटर दैट कि आईपीई एंटिटी को आप ज्वाइन करें। लार्ज सीआरपी केसेस विल नाउ बी मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक ही आईपी के पास बड़े जो हाई वैल्यू स्टेक्स वाले मैटर है वो नहीं होगा, अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे मल्टीपल आईपीज के पास। इनहेंस्ड अकाउंटेबिलिटी बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये भी है। नाउ पॉइंट नंबर 10, की टेक अवेज। हमारे को क्या इस जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है इससे क्या सीख मिल रही है। ठीक है, उसको हम लोग यदि समराइज करें तो एक तो कैप इंट्रोड्यूस किया गया है कि मैक्सिमम जो कैप्स होंगे असाइनमेंट्स के इंडिविजुअल आईपी के पास वो 10 होगा। ठीक है, ओनली 3 असाइनमेंट्स जो होंगे आउट ऑफ 10 विच इज हैविंग क्लेम 100 करोड़ से ज़्यादा की क्लेम वाले 3 असाइनमेंट होंगे। एग्जिस्टिंग एक्सेस असाइनमेंट्स आर प्रोटेक्टेड बट न्यू असाइनमेंट्स, नो न्यू असाइनमेंट्स अलाउड। एग्जिस्टिंग यदि 10 से ज़्यादा असाइनमेंट है तो आपके पास वो होंगे, कोई इशू नहीं है, बट जब तक वो लिमिट 10 के अंदर नहीं होगा, 10 से नीचे नहीं आते, तब तक आप नए असाइनमेंट्स नहीं लोगे। ठीक है, अप्रूवल शिफ्ट्स फ्रॉम आईबीबीआई टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सर्टेन एक्शंस के लिए हमारे को अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती थी, किससे, आईबीबीआई से। नाउ दैट हैज बीन शिफ्टेड टू द एनसीएलटी। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रीमलाइन किया गया है। So this is the key takeaways of these regulations. Now conclusion. IBBI Insolvency Professional Second Amendment Regulation 2025 marks significant steps towards strengthening governance, ensuring efficiency, promoting professionalism in the insolvency ecosystem. These changes aim to balance workload, accountability in insolvency regulation under the IBC framework. Guys, मैं आशा करता हूँ कि ये जो रेगुलेशन में अमेंडमेंट लाया गया है वो मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर पाया हूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट, बट इन एनी केस यदि कोई भी हमारी अंडरस्टैंडिंग में और इंटरप्रिटेशन में वो रहा होगा तो आप एक बारी उसे भी चेक कीजिएगा। बट होप कि मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया और बहुत अच्छे तरीके से ट्राई किया। आपको एक थोड़ा सा चीज़ और मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगा। जो लैंग्वेज है वेयर एक्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज नोटिफिकेशंस, उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा। है क्या कि देखो, अब यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है। दिस रेगुलेशंस कॉल्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशंस। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है, they shall come into force on the date of the publication in the official gazette. So this already came into force on 20th of November 2025. And uh, second क्या है, in the Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Professional Regulation 2016 hereinafter referred as the principal regulation after regulation 7A, the following new regulation shall be inserted। जो है 7B को इंसर्ट किया गया है, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ करके बता दिया। उसके बाद थर्ड में क्या है, इन द प्रिंसिपल रेगुलेशंस द कोड ऑफ कंडक्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल 1 क्लॉज 6 द वर्ड अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, द वर्ड्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इंसर्ट किया गया है। शैल बी सब्सटीट्यूटेड एंड क्लैरिफिकेशन टू क्लॉज शैल 22nd शैल बी ओमिटेड। सो होप बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, कोई टेक्निकल नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है certainly. So thank you very much for watching this video, and if you think this video is important for you, please don't forget to share with your friends who is dealing the IBC assignments, because particularly this video is important for the insolvency professionals. Thank you very much, friends.